So beta till now we have discussed the role of lipids and proteins. Now we have to discuss the role of carbohydrates. ठीक है? As we have discussed that the carbohydrates are present in the conjugated form and they cannot be present separately on the plasma membrane, and they always make the covalent bond with the lipids or with the proteins to form the glycolipids and glycoproteins. ठीक है? So we will discuss the role of carbohydrate under the section glycolipids and glycoproteins. ठीक है? So glycolipids and glycoproteins they both act as a cell surface marker. ठीक है? अब हम क्यों कहते हैं इनको सेल सरफेस मार्कर? देखिए बेटा, मार्कर जो होते हैं इनको नॉर्मली कहा जाता है आइडेंटिफायर। आपका जो ब्रेन सेल है, ब्रेन के सेल के फंक्शंस डिफरेंट हैं आपके हार्ट के सेल्स के। ठीक है? आपके हार्ट के सेल्स के फंक्शन डिफरेंट हैं आपके जो स्टमक के सेल्स हैं वहाँ के, या उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज। ठीक? सो इट मीन्स के हमारे पास जो हर एक स्पेसिफिक रीजन का सेल होता है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दीज रिसेप्टर्स कैन बी द ग्लाइकोलिपिड्स एंड दीज रिसेप्टर्स कैन बी द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है? अब कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, कौन सी चीज के लिए काम करेगा, ये डिपेंड करता है आपके सेल की नेचर के ऊपर और उस सेल के फंक्शंस के ऊपर। ठीक है? अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं, देखिए आप लोगों ने सिंपली एक बात डिस्कस की होगी जो यहाँ से थोड़ा सा हट गया, बट आपके समझाने के लिए जरूरी है कि ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का मतलब है वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है। ठीक है? ये बैक्टीरियोफेज हमेशा बैक्टीरियल सेल को ही अटैक करता है, तो इट मीन्स के ये फेज जो है जिसको आप बैक्टीरियोफेज कह रहे हो, it always identify the bacteria and then always integrate its DNA into the bacterial cell and destroy the bacterial cell to make its progeny or to make its daughter cells. ठीक है? लेकिन ये जो बैक्टीरियोफेज है ये किस तरह से बैक्टीरियल सेल को रिकॉग्नाइज करता है? ठीक है बेटा? सो आपने ये याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज के ऊपर रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं और वही रिकॉग्निशन या रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर भी। ठीक है? तो ये दोनों आपस में मैच होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों के सेल सरफेस मार्कर एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, तो ये एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, बहुत इन्हें इसलिए बार बार एग्जाम्पल्स में आ जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो जाके हमारे थ्रोट में मल्टीप्लाई होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। सो व्हाई नॉट द अदर सिस्टम्स? वो नर्वस सिस्टम को क्यों डैमेज नहीं करता? सो आपने याद रखना है कि वो जब हमारे सेल्स के अंदर एंटर होता है तो जो कोरोना वायरस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रेजेंट हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मैच करते हैं, सो वो उन्हीं के साथ बाइंड हो सकता है, ना कि वो नर्वस सिस्टम में चला जाए। ठीक है? सो ये जो मैचिंग होती है ये रिसेप्टर्स की वजह से होती है, और इन रिसेप्टर्स को आप सेल सरफेस मार्कर कहते हैं, और ये सेल सरफेस मार्कर्स जो होते हैं ये यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक? अब इनका रोल क्या है? फर्स्ट वी हैव हार्मोन रिसेप्टर साइट। देखिए हम बात करते हैं कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे बोन्स और मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, एक्ट वो बोन्स और मसल्स के ऊपर कर रहा है, तो व्हाई नॉट द अदर ऑर्गन्स? वो बाकी किसी ऑर्गन को इफेक्ट क्यों नहीं करता? तो आपने याद रखना है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी जो कन्फर्मेशन है वो मैच करती है बोन्स के और मसल्स के रिसेप्टर्स के साथ या उसके ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के साथ। ठीक है? सो वो जाके उन्हीं के साथ बाइंड करेगा और वहीं से एंटर होगा। अब बाकी उसको कहीं पे भी रख दें वो वहां पे फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है? सो इट एक्ट एज अ हार्मोन रिसेप्टर साइट, सो वी कैन से ईच हार्मोन हैज अ स्पेसिफिक टारगेट साइट एंड दिस टारगेट साइट इज ड्यू टू द सेल सरफेस मार्कर्स व्हिच आर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कैन बी द ग्लाइकोलिपिड्स डिपेंड अपॉन द हार्मोन्स। ठीक है? देन वी हैव एंटीजन रिकॉग्निशन साइट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फेज है ये इस बैक्टीरिया के लिए एंटीजन का काम कर रहा है। ठीक है? आपने HIV के बारे में पढ़ा था कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स काज करता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली जाके टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है। ठीक? सो वो टी लिम्फोसाइट को ही अटैक क्यों करता है? व्हाई नॉट द अदर बॉडी सेल्स? सो जो HIV के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और जो टी लिम्फोसाइट के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं दे आर मैचेबल, दे आर कंपैटिबल। ठीक है? तो जब वो मैच करेंगे तो वो उसको जाके अटैक कर सकता है और उसमें अपने जो भी उसका कैप्चर
कैप्सिड होता है along with RNA वो उसमें इंटीग्रेट करेगा डिजीज को कॉज करने के लिए, ठीक है। सो इट एक्ट एज अ एंटीजन रिकॉग्निशन साइट। अब HIV बाकी बॉडी सेल्स को डैमेज नहीं कर सकता क्योंकि उसके और वहाँ के सेल सरफेस मार्कर डिफरेंट होते हैं, ठीक। देन वी हैव रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, मैनी स्टिमुलस कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Then beta we have cytosis. Cytosis is the movement of molecules across the plasma membrane, ठीक है। This is also called as vesicular transport. Vesicular transport mean that from the Golgi body, आपने 9th क्लास में Golgi body पढ़ा होगा। Golgi body secretion का काम करते हैं, यानी सेल में से किसी चीज़ को बाहर मूव करवाना हो या उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं, ठीक। सो वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। दिस वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट कैन बी फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस किस तरह से हो सकती है, ये आपके पास कोई बैक्टीरिया है और ये आपका वाइट ब्लड सेल मैक्रोफेज है, ठीक है। सो इस बैक्टीरिया को ये वाइट ब्लड सेल जब इनगल्फ करेगा तो ये आपके पास होगी फेगोसाइटोसिस, यानी इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल या कोई भी सॉलिड फॉर्म है या कोई भी ऐसा सेल है जिसको ये इनगल्फ कर रहा है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको आप फेगोसाइटोसिस कहेंगे। देन पिनोसाइटोसिस, सो द ड्रिंकिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। अगर आपके सेल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आके वो हो रहा है, जमा हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, तो इसको आप पिनोसाइटोसिस कहेंगे। देन एक्सोसाइटोसिस, कोई भी चीज जब आपके सेल के बाहर मूव करेगी तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, यानी इनवर्ड मूवमेंट जो है वो आपके पास एंडोसाइटोसिस होती है, और अगर आप इसकी यूं आउटवर्ड मूवमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे करेंगे तो इसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। देन बेटा इट रिसीव द नर्व इम्पल्स। कैसे नर्व इम्पल्स रिसीव करता है? So by the movement of potassium and sodium ion across the neuron membrane, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि एक्टिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होती है या डिफ्यूजन होती है। सो इट डिपेंड्स कि आपके पास जो है वो न्यूरॉन रेस्ट पे है या न्यूरॉन एक्टिव फॉर्म में है, ठीक। अगर वो रेस्ट पे है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखिएगा रेस्ट पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें पोटाशियम इनवर्ड द न्यूरॉन आता है और सोडियम जो है वो न्यूरॉन से बाहर जाता है, ठीक है। तो आपका न्यूरॉन रेस्ट पे आ जाता है, यानी उसके पास कोई स्टिमुलस नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपका न्यूरॉन एक्टिव है तो एक्टिव होने के दौरान वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, यानी सोडियम और पोटाशियम के चैनल्स होते हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब है? along the concentration gradient but by the means of protein channels, ठीक है। सो न्यूरॉन को रेस्ट पे रखना है, एक्टिव रखना है, that also depends upon the plasma membrane and the movement of ions across the plasma membrane. If it is on the rest, then active transport will occur or active transport will occur to bring the neuron at rest, ठीक है। While the for the activation of neuron we need the facilitated diffusion, and that is done by the plasma membrane proteins that can be the integral proteins, okay। So these are the function of carbohydrates. First was hormone receptor site, that specific hormones can be received by the plasma membrane, and that is done by the glycoproteins or glycolipid receptors. Antigen recognition site, none of the antigen can bind against the receptor sites. If the receptor sites are not present on the cell, antigen cannot make entry into the cell, ठीक है। Then cytosis, so these are the different types of cytosis. It can be phagocytosis, it can be pinocytosis and exocytosis, ठीक है। Then receive the nerve impulse. So if the neuron is at rest, हमने डिस्कस किया वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, और अगर न्यूरॉन ने एक्टिवेट होना है तो वहाँ पे आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, यानी सोडियम और पोटाशियम ही मूव इन एंड आउट करेंगे, लेकिन अक्रॉस द ग्रेडियंट या अलोंग द ग्रेडियंट वो आपके पास डिपेंड करता है कि न्यूरॉन रेस्ट पे है या न्यूरॉन एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। सो बेटा दिस वाज द रोल ऑफ carbohydrates as glycolipids and glycoproteins. So finally we have the role of plasma membrane, and these are different roles, or you can say that whole roles of the plasma membrane. These are to obtain the nutrients,
हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस. नॉट ओनली फेगोसाइटोसिस इन इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया और द वायरसेस, बट इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इनगल्फिंग ऑफ द फूड मटेरियल. ठीक है, टू एक्सक्रीट द वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, these are the different types of nitrogenous waste form inside the liver and then transported to the kidney to be removed out from the human body as well as from all the other organisms. So plasma membrane is needed to remove the waste from the body by diffusion. Okay, then to secrete the useful substances as enzyme, hormones, these are all needed to be secreted from the cell. So जो भी सेल से एक्सोसाइटोसिस से प्रोड्यूस होगा वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा. ठीक है, टू जनरेट द आयनिक ग्रेडियंट, आपके पास आयनिक ग्रेडियंट बेटा काज होता है. जैसे अभी हमने सोडियम और पोटाशियम की बात की कि आयनिक ग्रेडियंट काज करेंगे तो जो है वो न्यूरॉन रेस्ट पे होगा या न्यूरॉन एक्टिव होगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलस, कि अगर आपको स्टिमुलस है तो आपका न्यूरॉन एक्टिव होगा, अगर स्टिमुलस नहीं है तो न्यूरॉन रेस्ट पे आ जाएगा. बट दोनों केसेस में आयंस की मूवमेंट होगी, सो आयनिक ग्रेडियंट जो है वो आपके पास जनरेट होगा. एंड फाइनल, टू मेंटेन द पीएच, अगर आपका पीएच नहीं है मेंटेन, जैसे स्टमक की पीएच आपके पास 2 के इक्वल नहीं आ रही है, वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, तो आपका पेप्सिन एंजाइम वहां फंक्शन नहीं कर सकता. इसी तरह अगर आपके इंटेस्टाइन की पीएच 8 के इक्वल नहीं आ रही है तो वहां आपके जो बाकी एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन है, एंटीरोकाइनेज है या एक्सेट्रा, वो वहां पे फंक्शन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द ओवरऑल रोल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो नाउ यू आर क्लियर अबाउट द डायग्राम दैट इट इज अ फ्लूइड or the sea of lipids in which proteins are present in a mosaic pattern. These protein can be integral and these protein can be extrinsic or peripheral. ठीक है, बट ये आपने याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर. एज द ग्लाइकोलिपिड्स आर as in glycolipids, carbohydrate and lipids are bonded covalently. Then in glycoproteins, proteins and carbohydrates are bonded covalently. So आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कंजुगेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं. कंजुगेट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक, अब क्वेश्चन आपका ये है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है, डिस्कस द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. बट आप डायरेक्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे नहीं आएंगे, आपने उसकी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट बता के फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करना है और प्लीज़ उन डायग्राम्स को भी ड्रॉ कीजिएगा. ठीक है, देन सेकेंड जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, what are the consequences if the plasma membrane is removed from the cell? So if the plasma membrane is removed from the cell, in spite कि ये एनिमल सेल की जो है वो प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो लॉस हो जाएंगे एंड सेल विल नॉट बी एबल टू लिव. ठीक है, सो आपने इन फंक्शंस को मेंशन करके कि सेल कैन नॉट परफॉर्म दीज फंक्शन और होली आप इन फंक्शंस को एक्सप्लेन कर दें कि ये फंक्शन सेल परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए सेल जो है वो डाई हो जाता है और वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देता है. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज.